हेलो एवरीवन। आज हम क्लास +2 का 12th क्लास के लिए हम चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा क्लास +2 का सबसे पहला ही चैप्टर है। और जिन बच्चों ने +2 क्लास अभी स्टार्ट करनी है तो वो हमारी वीडियो के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। और क्योंकि हम जो है टॉपिक वाइज टॉपिक करते जाएंगे वीडियो में, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम बहुत धीरे धीरे करेंगे ताकि जिन बच्चों ने बिल्कुल स्टार्टिंग की है, अभी स्टार्ट से मतलब +2 क्लास है ना, चैप्टर कर रहे हैं, तो उनको मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि एक बार उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बाकी धीरे धीरे आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे और आपको भी थोड़ी सी समझ में आने लग जाएगी चीज़ें, है ना। स्टार्टिंग में एक बार हर क्लास में जाके नया नया मुश्किल आती है, ठीक है। तो हम चैप्टर 1 सॉल्यूशन जो है विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, जैसे कि आपको नाम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स हमने जो 9th 10th में पढ़ते हैं, दैट इज़ अ सॉल्यूशन मेक्स द 2 कंपोनेंट्स। मेक करता है कहाँ से बनता है? 2 कंपोनेंट से बनता है। फर्स्टली वन इज़ अ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। 2 कंपोनेंट से बनता है, वन इज़ अ सोल्यूट एंड सेकेंड इज़ अ सोलवेंट। ये आपको पता है। ये भी पता है कि जो सोल्यूट होता है वो हमेशा लेसर अमाउंट में रहता है, और जो सोलवेंट रहता है ये हमेशा लार्जर अमाउंट में रहता है। आई होप आपको ये भी पता होगा। उसके बाद जो हमारा लेसर अमाउंट में और लार्जर अमाउंट में रहता है, इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास है और उस गिलास में हमने पानी ले रखा है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब इस पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया। आप समझ सकते हो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, जैसा भी आपको ठीक लगे आप समझ सकते हो। 1 ग्राम ले लिया, मान लीजिए 1 स्पून ले लिया, है ना। अब पानी का जो अमाउंट है, वाटर का जो अमाउंट है, वो एज कम्पेयर टू सोल्ट वो ज़्यादा है। इट मीन्स पानी तो क्या हो गया हमारे पास? सोलवेंट। और जो सोल्ट हो गया ये हमारा क्या हो गया? सोल्यूट, है ना। तो इट मीन्स ये जो जो हमारा ये पूरा का पूरा जिसे हम कहेंगे सोल्टी वाटर, सोल्टी वाटर, ये सोल्टी वाटर क्या चीज़ बन गई? ये हमारा बन गया सॉल्यूशन, जिसमें हमारा सोल्यूट क्या है? सोल्ट है, जिसमें सॉल्वेंट क्या है? पानी है। इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारा क्या बन गया? एक सॉल्यूशन। यानी ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है? सोल्ट इन वाटर का सॉल्यूशन है। आई होप आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, है ना। तो अब हम जो है इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यानी कि जो सॉल्यूशन है, जैसे अभी मैंने कहा सॉल्ट इन वाटर, या फिर आप इसके अलावा और एग्जांपल शुगर इन वाटर भी सुना होगा, है ना। लेकिन आपने इसके ज़्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक बार थोड़ा सा इंट्रो बता दूँ हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। जैसे कि अब मैंने आपसे कहा सपोज एक गिलास है जिसमें 10 ml पानी था। 10 ml पानी में मैंने 1 ग्राम सोल्ट ऐड किया, ठीक है। 10 ml वाटर में 1 ग्राम सोल्ट। दूसरा था जिसमें सेम 10 ml पानी था बट इसमें 2 ग्राम सोल्ट था। थर्ड 10 ml पानी है और इसमें 5 ग्राम सोल्ट है। और फोर्थ जिसमें 10 ml ही पानी है लेकिन सोल्ट कितने ग्राम है? 10 ग्राम है, ठीक है। सपोज अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए इन तीनों में से सॉल्टी वाटर कौन सा? आप कहेंगे मैम सारी सॉल्टी वाटर है, बिकॉज सॉल्ट तो सभी में है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे ज़्यादा खारा पानी यानी सॉल्टीनेस किस में सबसे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे, अगर मैं इसको नाम दे लूँ ABCD, तो आप कहेंगे सॉल्टीनेस जो है वो D में सबसे ज़्यादा है, C में उसके बाद है, B में उसके बाद है और A में उसके बाद है ना। ये आप कह देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कितना, हाउ मच सॉल्टीनेस का जो है इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो कैसे करेंगे आप? फिर इसके लिए हम एक मेजरिंग यूनिट यूज़ करते हैं। एक मेथड है हमारे पास जो कि कॉन्सेंट्रेशन का मेथड। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जिसे हम एक कह सकते हो क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिव, ठीक है। एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव का मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैम जो D वाला सॉल्यूशन है सबसे ज़्यादा खारा है, C उससे कम है, B उससे कम है, A उससे कम है, यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कितना खारा है, तो तब वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होती है? क्वांटिटेटिव, जहाँ पे हम क्वालिटी की बात करते हैं कि खारा उससे ज़्यादा है, कम है, ये है वो है, तो तब तो क्वालिटी। जब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इससे 5 मतलब कि 5 मोलर ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है, ये इससे 2 मोलर ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है, तो यानी जब हम क्वांटिटी की बात, नंबर्स की बात करने लग जाते हैं कि कंपैरिजन में करने लग जाता है नंबर्स के साथ, तब दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और हम इसी सारे चैप्टर के अंदर ये क्वांटिटेटिव के बारे में सीखेंगे। क्वालिटी तो हमें पता ही है कि ये इससे ज़्यादा खारा है, ये इससे कम है, ये ज़्यादा मीठा है ना। ये सब चीज़ें तो हमने पता ही है। लेकिन क्वांटिटेटिव इसको किस तरह से मेज़र करेंगे, मैंने जैसे भी आपको बोला कि मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इन दोनों में 5 मोलर का डिफरेंस है, तो व्हाट इज़ दिस मोलर? हाउ वी कैन कैलकुलेट मोलर या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, है ना। तो हमारे पास इनको मेथड मेज़र करने के लिए 3 टर्म्स हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के लिए। पहली जो है वो मोलर, वैसे बहुत सारी हैं, मोलर, मोलल, ठीक है। इसके बाद मोल फ्रैक्शंस भी होती हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे इसके लिए। और वैसे तो नॉर्मेलिटी भी होती है,
नॉर्मेलिटी भी होती है, बट इसके अंदर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। मोल फ्रैक्शन हो गई, ठीक है, इसके बाद पार्ट्स पर मिलियन हो गया, पार्ट्स पर मिलियन, तो बहुत सारे हैं, मोल हो गए, ये सब हम इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, हम कुछ एक टॉपिक इनमें से डिस्कस करेंगे। उससे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे शुगर इन वाटर, सोल्ट इन वाटर, है ना, तो क्या सिर्फ वाटर की ही बात करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे सॉल्यूशन होता है इसमें जो मैं आपसे कहूँ कि जो सॉल्यूशन है इसमें जो सॉल्वेंट है इसका सबसे मेजर फैक्टर है। मेजर कैसे? जो सॉल्वेंट है ये 3 तरह का हो सकता है। देखो, सॉल्वेंट पहला कैसे? सॉलिड, दूसरा सॉल्वेंट हमारा लिक्विड भी हो सकता है, और सॉल्वेंट हमारा गैस भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट सिर्फ लिक्विड नहीं होता है। जैसे अभी मैंने वाटर की बात करी, वाटर में ही मैंने नमक ऐड कर दिया, वाटर में ही शुगर ऐड कर दी, ऐसा नहीं होता है हमेशा। वाटर सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो क्या उसमें सॉल्यूट सॉलिड ही होगा, है ना? तो सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ठीक है, अब यानी कि सॉलिड के अंदर अगर मैं किसी सॉलिड को घोलने की बात करूँ, इट मीन्स क्या आप जानते हो, जैसे हम गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड ज्वेलरी, है ना, इसका मतलब क्या है गोल्ड ज्वेलरी का? यानी कि गोल्ड के अंदर हम किसी कॉपर की मिक्सिंग करते हैं या जिंक की मिक्सिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम किसी दूसरी मेटल यानी कॉपर और जिंक के 2 कैरेट, मान लीजिए हमने 2 ग्राम जो है इसके ऐड कर दिए, ताकि इसकी जो है क्वालिटी बढ़ जाए। क्वालिटी इन द सेंस इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, अदरवाइज ये बहुत सॉफ्ट रहता है। यानी कि अगर हम इन दोनों को किसी शेप में मोल्ड करने से पहले इन दोनों को पहले प्रॉपर क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। तो इसी तरह से जो अलॉयज़ हो गई, है ना, ये सब क्या आते हैं हमारे सॉलिड इन सॉलिड के सॉल्यूशन में आते हैं। ये तो आपको पता ही, आई होप, है ना। उसके बाद आता है लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड को अगर हम सॉलिड में ऐड करें तो आप कहेंगे अब ये कौन सा है? जैसे आपने मरकरी का अमलगम सुना होगा अमलगम किसका? ऑफ मरकरी, किसमें? इन सोडियम में। ये जो मरकरी का अमलगम है ये क्या होता है? ये अलॉय होता है मरकरी का, अलॉय ऑफ ये मरकरी है, और इसको हम किस में ऐड कर दें? सोडियम में। सोडियम क्या है? सॉलिड है, और अलॉय ऑफ मरकरी क्या है? लिक्विड, यानी लिक्विड इन सॉलिड, ये भी होता है। गैस इन सॉलिड का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं, इस हाइड्रोजन गैस को सिलेंडर में नहीं भरा जाता, तो ये क्या होगी हमारी सॉल्यूट? तो क्या होगी? हाइड्रोजन गैस। अब सॉलिड मतलब यानी इसको हम किस पे स्टोर करते हैं? प्लैटिनम के ऊपर, ठीक है, यानी कि प्लेडियम के ऊपर, प्लेडियम के ऊपर स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर भरती हूँ तो जैसे ही हम सिलेंडर को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन गैस के वो आपस में मिक्स, मतलब कि आपस में कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से और जो सिलेंडर है वो कई बार हमें धूप में इधर उधर लेके जाना पड़ सकता है ना, जैसे LPG गैस को भी आपने देखा होगा, तो जिसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन गैस का ब्लास्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम मेटल के ऊपर स्टोर किया जाता है, यानी अगर प्लेटिनम की एक शीट है इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर देते हैं। और आप मतलब कि सुनकर हैरान हो गए कि प्लेटिनम जो है वो अपने से बहुत ज़्यादा मतलब कि लार्ज अमाउंट में, खुद अगर मतलब छोटी सी प्लेट है तो इससे काफ़ी मतलब लगभग 800 गुना ज़्यादा अपने के ऊपर हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर सकती है। तो इतनी अच्छी प्लेटिनम के ऊपर जो है वैलेंसी जगह होती है कि वो हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर स्टोर कर लेती है, राइट। तो हमारे पास ये 3 तरह के सॉल्यूशन थे, जिसमें सॉलिड जो था, जो सॉल्वेंट था वो क्या था? सॉलिड था, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर रहेगा। इसके बाद जो लिक्विड है हमारे पास, जब सॉल्वेंट लिक्विड रहता तो सबसे पहले सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, और अगर मैं सॉल्यूट पहले किसकी बात करूँ? सॉलिड, फिर हम किसकी बात करें? लिक्विड, और फिर हम किसकी बात करें? गैस, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड तो सिंपल सा होगा, सॉल्ट इन वाटर, है ना, शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ये समथिंग, ये तो आप समझ ही गए हैं। लिक्विड इन गैस, देखिए लिक्विड इन लिक्विड ये सिंपल है। जैसे मान लो एल्कोहल है, इथेनॉल इन वाटर। अब इथेनॉल इन वाटर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? लिक्विड इन लिक्विड का सोल्यूशन बना लेंगे। और अगर मैं गैस इन लिक्विड की बात करूँ, ये भी बहुत ईजी सा है। जैसे आपको पता है कि एक्वाटिक जो लाइफ है वो किस वजह से एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस घुली हुई है पानी के अंदर, तो ऑक्सीजन इन H2 या CO2 इन वाटर भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा CO2 इन वाटर का कोई एग्जांपल बताएगा? जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की जो बोटल्स होती है, हम कोक वगैरह लेके आते हैं, तो वो हमें टेस्ट में अच्छी अच्छी क्यों लगती है? खट्टा खट्टा टेस्ट क्यों आता है ना? तो उसमें जो CO2 गैस है उसे पानी में हाई प्रेशर के ऊपर डिजोल्व किया होता है, जिसकी वजह से जो CO2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी है उस पानी में बढ़ जाती है। ये इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे जाके जब हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करने के बाद तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारी 3 कैटेगरीज थी जो कि बहुत ईजी है और आपको पता भी है ना। इसके बाद जो आता है हमारा गैस, ये क्या है? हमारा सॉल्वेंट।
तो इसमें भी ऑफ कोर्स 3 कैटेगरीज होंगी, तो हम इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गैस, अगर गैस सॉल्वेंट है तो सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट क्या होगा सॉलिड, या क्या होगा लिक्विड, या फिर क्या होगा गैस, ठीक है। अब सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस मतलब जैसे जो चीज़ सॉलिड हो और वो बाद में गैस में जाके घुल जाए, जैसे आयोडीन के वेपर्स जो होते हैं वो एयर में घुल जाए, तो एयर क्या है लार्ज अमाउंट में, बहुत सारी, और उसके अंदर आयोडीन का अमाउंट क्या है थोड़ा सा, तो आयोडीन के वेपर्स जब जो है वो होते सॉलिड अमाउंट में, लेकिन बाद में घुल घुल के वो उसी मतलब उसको कलर दे देते हैं एयर को, तो वो रहता सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ वाटर वेपर्स, जैसे ह्यूमिडिटी आप कहते हैं, एक बार बारिश का सीज़न होता है तो उस टाइम हमारा जो फेस है, हमारी पूरी बॉडी पे हमें चिपचिप सा लगता रहता है, दैट इज़ अ वाटर वेपर्स का जो अमाउंट है एयर के अंदर, तो वो क्या रहता है मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा रहता है एयर के अंदर, तो उसमें मतलब लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो सकता है। और गैसेज इन गैसेज का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कहूँ कि O2 गैस के सिलेंडर में N2 गैस भर दूँ, साथ में मिक्स कर दें, या फिर CO2 के साथ O2 आपस में, या फिर आप एयर भी कह सकते हो, एयर में सारी चीज़ें हैं O2 N2 CO2, ये सब गैसेज हमारी एयर के अंदर मिक्स है, तो गैस इन गैस का वो भी मिक्सचर हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, हमारे दिमाग में अभी तक सॉल्यूशन का मतलब ये रहता था कि सिर्फ लिक्विड यानी पानी के अंदर कोई भी चीज़ घुल रही है ना, बट एक्चुअली में जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप का रहता है, जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। उसके आगे इनकी 3 सब कैटेगरीज है, जिसके लिए हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है ना। ये थोड़ा सा हल्का फुल्का सा रीडिंग के लिए है, और इसके बाद अभी जो हमारा जो मेन चैप्टर शुरू होता है, अभी धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप मैंने अभी आपसे कहा कि जो हमारा जो सॉल्यूशन का चैप्टर है, इसमें हमने, अगर मैं आपसे कहूँ एक सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन, सी सॉल्यूशन, जैसे अभी हमने बात करी थी कि इन तीनों की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं कि मतलब ए ज़्यादा सॉल्टी है या बी ज़्यादा सॉल्टी है या डी ज़्यादा सॉल्टी है, अगर मैं इनकी बात करूँ तो मतलब हमें ये नहीं बता पाएंगे कि इनमें सॉल्टीनेस जो है वो किसकी कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कंपेरिजन की बात करूँ तो इसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि सपोज अगर मैं आपसे पहले एग्जाम्पल की बात करूँ, एक टर्म यूज़ होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। मैं उससे पहले ये बता दूँ नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि जब भी हम मैं यहाँ बता दूँ एक बार, जो हम मोलैरिटी की हम बात कर रहे थे, मोलैरिटी और मोलैलिटी जो हम इसकी बात कर रहे थे, इससे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स का और मोल फ्रैक्शन का ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा मतलब हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम इसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, ये आपने +1 में भी पढ़ा होगा। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से डिवाइड मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, इसका मतलब क्या है, गिवन मास का जैसे एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि 2 ग्राम सोल्ट, कौन सा सोल्ट, NaCl सोल्ट, डिजोल्व इन वाटर, मान लो मैंने ऐसे, ये +1 का टॉपिक है वैसे, बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट मतलब इंट्रो सा दे देती हूँ, कई बार हम भूल जाते हैं। तो इसमें जो गिवन मास है, जो कि आपको कह दिया कि 2 ग्राम सोल्ट, यानी ये तो क्या हो गया हमारे पास Gm, ठीक है। और इसके बाद मोलर मास, जैसे किसका सोल्ट है, NaCl का, तो NaCl का हम मोलर मास कैसे निकालेंगे, Na का मास क्या रहता है 23.5 भी समझ सकते हैं। क्लोरीन का मास क्या रहता है हमारे पास 35.5 है ना, तो इसकी वैल्यू जो है लगभग कितनी आ जाएगी, ठीक है 59 है ना, 59 ग्राम या यू लिख सकते हैं आप, तो यानी इसका जो मोलर मास आ गया। अब इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, गिवन मास यानी कि 2 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मतलब 59, तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि हम किसी भी नंबर ऑफ मोल्स को 3 तरीके से निकाल सकते हैं, गिवन मास बटे मोलर मास, जो कि हमें दिया होता है उसके डिवाइड बाय में उसका मोलर मास रखता है, या फिर हमें कई बार वॉल्यूम से भी निकालना पड़ता है, ठीक है। 22.4 लीटर गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर, तो मतलब बहुत सारी मेथड्स हैं इनको निकालने के, 3 मेथड्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा इसमें यूज़ होगा वो दैट इज़ अ गिवन मास बाय मोलर मास वाला मेथड ज़्यादा यूज़ होगा, तो फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या रहता है, जैसे मैंने आपसे कहा मोल फ्रैक्शन, जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो सोल्ट डिजोल्व है पानी में, है ना, तो अब इसमें 2 फैक्टर्स हो गए, यानी सॉल्यूशन किसका बन गया हमारे पास, सॉल्ट का और पानी का, यानी इसके भी कितने मोल इसमें घुल गए,
यानी अगर हम मोल्स की टर्म्स में बात करें, यानी जैसे मान लो सपोज अगर मैं आपसे कहूँ ये NaCl था, तो इसके जैसे मैंने अभी कहा 2 ग्राम इसमें पानी में घुल गया है ना, 2 ग्राम की बजाय अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात करने लग जाएं तब हम यूज़ करते हैं मोल फ्रैक्शन। अब जैसे मान लो मैंने NaCl का मोल फ्रैक्शन निकाला, तो इसको हमेशा x से रिप्रेजेंट करते हैं और NaCl लिखते हैं, जैसे ये देखो, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी सी चीज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नई टर्म है मोल फ्रैक्शन, ये आपने नहीं पढ़ी है, इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रीफ में करना ज़रूरी है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब जो अभी अभी हमने निकाले 2/59 जो भी है ना, इसका गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। जैसे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास किसका है, ये NaCl के नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास किसका, NaCl का, क्योंकि सॉल्यूशन में 2 चीज़ें हैं ना, एक NaCl और एक पानी है, तो सिमिलरली प्लस गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास किसका, वाटर का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। एक एग्जांपल करते हैं, इसके बाद हम ये वाला टॉपिक करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, जैसे सपोज मैंने आपसे कहा 18 ग्राम NaCl, 18 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। सपोज मैंने ऐसे बोला, ठीक है, 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब आपके पास 2 चीज़ें आ गई, एक तो NaCl आ गया हमारे पास और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, 180 ग्राम ऑफ वाटर। एक सेकेंड, तो सॉरी एक्चुअली घर पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। 18 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब मेरे पास 2 कंपोनेंट है, दैट इज़ वन इज़ NaCl एंड सेकेंड इज़ अ वाटर, है ना। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे नंबर ऑफ मोल्स फॉर NaCl दैट इज़ अ गिवन मास यानी कि 18 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। NaCl का मोलर मास हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू 59, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर वाटर दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास आप कैसे निकालेंगे, दिस इज द 16 + 2 18 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 18 डिवाइड बाई 59 और इसकी वैल्यू हो गई 10। आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो NO4 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए क्या रह जाएंगे हमारे पास 10, इसके लिए क्या हो जाएंगे हमारे पास 18 डिवाइड बाई 59 NaCl। अगर मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ, सबसे पहले इसका भी NaCl का भी अलग से मोल फ्रैक्शन निकलेगा और हमारा जो है वाटर का भी मोल फ्रैक्शन अलग से निकलेगा, ठीक है। तो मैंने NaCl के लिए भी निकाल लिया और वाटर के लिए भी निकाल लिया, 2 अलग अलग फैक्टर्स रहेंगे। अब इसमें 18 डिवाइड बाई 59 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 59 प्लस और इसके नंबर ऑफ मोल्स आप 10 भी लिख सकते हो या 180 डिवाइड बाई 18 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स फॉर वाटर क्या रहेंगे, जैसे सपोज ऊपर क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि आप 180 डिवाइड बाई 18 लिख लो जैसे आपको ठीक लगे, फिर 180 डिवाइड बाई 18 प्लस 18 डिवाइड बाई 59। बस इसको पूरे को सोल्व करो, जो भी हमारा आंसर रहेगा इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, राइट। और इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, वो मैं पर्टिकुलर बुक का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन पूछा है आपसे किसका, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बताएगा कोई, दैट इज इक्वल टू CH3COH। डिजोल्व इन किस में डिजोल्व हो रहा है, इन बेंजीन, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि बुक का है, उसके एग्जाम इसका जो है सॉल्यूशन भी हाँ आपको कंप्लीटली करवा के देंगे। दिस इज़ अ जनरल क्वेश्चंस फॉर यू, ताकि आप इसको इजीली समझ सको, क्योंकि NaCl वाटर में हम बहुत शुरू से पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए 2 फैक्टर्स हैं, वन इज़ एन इथेनोइक एसिड एंड सेकेंड इज़ एन बेंजीन। अगर सपोज आपके पास इसमें एक और फैक्टर भी होता तो हम 3 फैक्टर मान लेते, तो 3 बार मोल फ्रैक्शन निकलता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, मोल्स ऑफ किसके, इथेनोइक एसिड के, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया गया आपको, 2.5 ग्राम, तो लिखिए 2.5 ग्राम। और इथेनोइक एसिड का मास कितना रहेगा, कैलकुलेट कर लीजिए कितना रहेगा। देखिए कार्बन का कितना होगा 12 + 3 15 + 12 + 32 + 1, तो ये लगभग जो सॉल्व करके हमारे पास 60 ग्राम के आसपास आ जाएगा। तो 25 है या 2.5 डिवाइड बाई कितने ग्राम आ जाएगा हमारे पास, 60 ग्राम, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे 25 डिवाइड बाई 60, 2.5 डिवाइड बाई 60 दैट इज इक्वल टू 0.0417, ठीक है। आप भी सोल्व करके देख लीजिएगा। सिमिलरली मोल्स ऑफ बेंजीन निकालेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स फॉर बेंजीन। अब इसके लिए भी कैसे निकालेंगे आप,
सपोज कितना आपको गिवन मास कितना दिया हुआ है बेंजीन का 75 ग्राम, ठीक है। ये आपको बेंजीन का हमारे पास क्या है मास दिया हुआ है 75 ग्राम। उसके बाद मोलर मास कितना रहेगा 78 कर लेंगे आप, कैसे निकालते हैं C6H6 का 12 × 6 प्लस 6 × 1 तो 78 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके लगभग इसकी वैल्यू 0.961 ये आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स। मतलब मैंने मेन बात क्या है, हमने मेन रॉ मटेरियल रेडी करके रख लिया है कि जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स हमने इथेनोइक एसिड के निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स हमने बेंजीन के निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए x4 किसके लिए, पहले आप CH3COH के लिए निकालेंगे। कैसे निकलेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके हमारे, जिसका आप निकाल रहे हो उसी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेंगे 0.0417 डिवाइड बाई इन दोनों का टोटल 0.0417 प्लस 0.961, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको सोल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूछा किसके पूछा हुआ है, इथेनोइक एसिड के ही इसमें बेंजीन में पूछे हुए हैं। तो आप इसी को सोल्व करके डिवाइड बाई करके इसके जो आंसर रहेगा 0.0416 आ जाएगा। अगर ऐसा कह दिया जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट डिजोल्व इन सॉल्यूशन, सपोज अगर ऐसा आ जाए तो फिर आपको बेंजीन के भी निकालने पड़ेंगे। मतलब फिर आपको ये वाली वैल्यू ऊपर रख के और ये वाली वैल्यू दोनों को टोटल डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ईच कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये हमारे मोल फ्रैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने बेसिक से, मतलब कि बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल किए हैं और इसको करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और अगर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, हम जो दूसरा मोलैरिटी और मोलैलिटी वाला टॉपिक है वो बाद में करेंगे। सपोज़ अगर मैं आपसे कह दूँ 20% सॉल्यूशन, सपोज़ क्या मैं पूछना चाह रही हूँ आपको कि क्या आपको ये चीज़ें आती हैं या हम पढ़ेंगे इसको भी। 20% सॉल्यूशन ऑफ किसी भी चीज़ का, ग्लूकोज मान लो, इन वाटर, क्या आप इस बात से समझते हैं इसका मतलब क्या है। 20% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब ये होता है वैसे कि 20 ग्राम ग्लूकोज और किस में डिज़ोल्व किया गया, डिज़ोल्व किया है 80 ग्राम वाटर में, ताकि जो सॉल्यूशन है वो टोटल कितना बन जाए 100। देखो अगर मैं आपसे कहूँ 5%, तो मतलब 5 ग्राम जो सोल्यूट था वो किस में डिज़ोल्व किया हमने 95 ग्राम सोलवेंट के अंदर, ताकि टोटल सोल्यूशन कितने का बन जाए 100 ग्राम का, ठीक है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसको क्वेश्चन एज अ होमवर्क करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। और इस इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला है दैट इज C2H6O2 एंड वाटर। आपको इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन जिसमें कंटेनिंग है, क्या कंटेनिंग है, 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, ठीक है। अब ये 20% का मतलब सिंपल मैं एक बार हिंट दे देती हूँ आपको। 20% का मतलब है 20 ग्राम C2H6O2 इन कितने में, 80 ग्राम पानी में, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया। अब ये हिंट है, इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन करना है। और अगर आपको ये सॉल्यूशन नहीं हुआ तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसके अंदर करवाऊंगी। आज का जो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही टॉपिक किया है दैट इज़ अ मोल फ्रैक्शन, और ये इस मोल फ्रैक्शन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा मोलैलिटी और मोलैरिटी है वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम वो मोलैरिटी करेंगे। जिन्होंने +1 में बहुत अच्छे से किया हुआ है उनको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये +1 के भी कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही रहेगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम है ना वीडियो को दिया और समझा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।